नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने G20 की वर्चुअल समिट की अध्यक्षता की। इजराइल हमास जंग पर बोले, आतंकवाद स्वीकार नहीं। खटास के बाद पहली बार मोदी ट्रूडो आमने सामने। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की वर्चुअल समिट की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने इजराइल हमास जंग को लेकर कहा कि हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। हमास ने 150 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 50 बंधकों को छोड़ने का फैसला किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि जल्द बंधकों को छोड़ा जाएगा। भारत की प्रेसिडेंसी में G20 को पीपल्स 20 की पहचान मिली है। वर्चुअल समिट के पहले भारत ने 9 से 10 सितंबर को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में G20 की मेजबानी की थी, जिसमें दुनिया के तमाम राजनेता शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने कहा, जेब कतरा अकेला नहीं आता, 3 लोग आते हैं। ध्यान भटकाने वाला मोदी, जेब काटने वाला अडानी और लाठी मारने वाला शाह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राजस्थान में धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नदबई और गंगापुर सिटी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जेब कतरा अकेला नहीं आता, 3 लोग आते हैं। सबसे पहले एक बंदा सामने से आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है, उल्टी सीधी बात बोल देगा। दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है। और तीसरा बंदा देखता है कि किसकी जेब कटी। अगर उसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। भीड़ को पता लग गया तो उसको धमकाने का काम करता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी का काम आपको, आपके ध्यान को इधर उधर भटकाने का है। वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट ऑन करो, हिंदू मुस्लिम नोटबंदी, मुझे फांसी लगा दो। ध्यान इधर उधर करने वाला प्रधानमंत्री मोदी, जेब काटने वाला अडानी है और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश, अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया। डिप्लोमेटिक वार्निंग दी, कोर्ट में केस दर्ज। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया था। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने भारत के इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। साथ ही भारत को चेतावनी जारी की है। हालांकि यह मामला कब का है, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है। वहीं दोस्तों, मामले से जुड़े अधिकारियों ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी धरती पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश को नाकाम किया था। कथित तौर पर यह साजिश भारत की ओर से रची जा रही थी और इसके जरिए पन्नू को निशाना बनाया जाना था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पतंजलि कभी झूठा प्रचार नहीं करता, हमारे खिलाफ साजिश, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी पर बोले बाबा रामदेव। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पतंजलि को फटकार लगाते हुए गलत प्रचार नहीं करने की हिदायत देने की खबरें सामने आने के बाद अब इस पर योग गुरु बाबा रामदेव का बयान भी सामने आया है। रामदेव ने साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ डॉक्टरों ने एक समूह बनाया है जो लगातार योग और आयुर्वेद के खिलाफ प्रचार करता है। अगर हम झूठे हैं तो हम पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए। अगर हमने गलती की है तो हम मृत्युदंड के लिए भी तैयार हैं। वहीं दोस्तों, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने कहा कि कल से अलग अलग मीडिया साइट्स पर एक खबर वायरल हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप गलत प्रचार करेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम कोई गलत प्रचार नहीं कर रहे हैं। कुछ डॉक्टरों ने एक समूह बनाया है जो लगातार योग, आयुर्वेद आदि के खिलाफ प्रचार करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट जारी रखेगा ईडी की शक्तियों की समीक्षा, फिर ठुकराई केंद्र की मांग। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज एमपीएलए के तहत ईडी की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर सुनवाई जारी रखेगा। अदालत ने कहा कि वह सॉलिसिटर जनरल से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको सुनवाई शुरू करने दी जाए। दी याचिकाओं पर अदालत सुनवाई कर रहा है। इनको कई मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों ने दायर किया है। केंद्र की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि पहले याचिकाओं में केवल 2 प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई थी, लेकिन अब कई अन्य प्रावधानों को चुनौती दी गई है। एमपीएलए वर्तमान में देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आईसीसी वनडे रैंकिंग, कोहली चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंचे। टॉप 4 में 3 भारतीय, गिल टॉप पर बरकरार। बॉलिंग में सिराज एक स्थान फिसले। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बुधवार को जारी हुई ताजा वनडे रैंकिंग के टॉप 4 में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल है। शुभमन गिल पहले नंबर पर बरकरार है। विराट और रोहित को एक एक स्थान का फायदा हुआ। विराट चौथे से तीसरे पर, जबकि रोहित 5वें से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। वर्ल्ड कप 2023 में कोहली ने कुल 765 रन बनाए, जिनमें 3 शतक शामिल है। बॉलिंग रैंकिंग की बात करें तो यहां पर साउथ अफ्रीका के केशव महाराज टॉप पर बने हुए हैं, जबकि भारत के मोहम्मद सिराज को एक स्थान का नुकसान हुआ है। वे दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गए हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिक्र मत करो हम जल्द मिलेंगे, उत्तराकाशी टनल में फंसे मजदूरों ने अपने परिवार वालों से की बात। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तराकाशी में सिलक्योरा सुरंग दुर्घटना को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वहां फंसे 41 मजदूरों को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका। हालांकि कुछ मजदूरों के परिवार वालों ने वॉकी टॉकी की मदद से टनल में फंसे अपने प्रियजनों से बात की। इस बीच इंद्रजीत कुमार नाम के शख्स ने भी टनल में फंसे अपने परिजनों से बात की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इंद्रजीत ने बताया कि टनल में उनके बड़े भाई विश्वजीत और रिश्तेदार सुबोध कुमार फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने मुझसे चिंता न करने के लिए कहा है और कहा है कि हम जल्द ही बाहर मिलेंगे। यानी कि दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स तो यह दावा भी कर रही कि अगली सुबह या अगले 24 घंटे में सारे के सारे मजदूर बाहर आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने ब्रिक्स में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, रूस से मदद की उम्मीद, भारत नहीं चाहता पाकिस्तान की एंट्री हो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने दुनिया के तीसरे ताकतवर आर्थिक संगठन ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। उसने 2024 में ब्रिक्स में मेंबरशिप हासिल करने के लिए रूस से मदद मिलने की उम्मीद भी जताई है। रूस में पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने न्यूज एजेंसी TASS को दिए एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, हमें उम्मीद है कि रूस इसमें हमारी मदद करेगा। दरअसल दोस्तों रूस अगले साल यानी कि 2024 में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में पाकिस्तान का मानना है कि रूसी अध्यक्षता में उसे ब्रिक्स में एंट्री मिल जाएगी। हालांकि भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान की घुसपैठ रोकना चाहता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी बोली आपने भाजपा वालों को छूट दे दी है, काम नहीं होने पर मेरे पिता सिर झुकाकर लोगों से डांट खाते थे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पिता प्रधानमंत्री थे, मैं उनके साथ कभी कभी सभाओं में जाती थी, काम नहीं होने पर महिलाएं उन्हें डांटती थी और वो सिर झुकाकर सुनते थे। आज भाजपा के नेताओं को आपने छूट दे दी है, वे धर्म की बातें करते हैं, आप आंख मूंद कर वोट दे देते हो। बुधवार को प्रियंका गांधी शाहपुरा के मनोहरपुर जयपुर में दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंची थी। दोपहर करीब 3:15 बजे उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाएं कहती थी राजीव भैया नल में पानी नहीं आया तो वोट नहीं देंगे, वो गुस्सा नहीं होते थे कि प्रधानमंत्री हूं, ऐसे कैसे डांट दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी देकर फंसे राहुल गांधी, चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, एक्शन की मांग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किल में है। इस मामले को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की है, शिकायत दर्ज भी करा दी गई है। भाजपा ने आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी उस बयान पर कार्रवाई की मांग की है जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि गुजरात के सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने उनकी जाति को ओबीसी सूची में शामिल कराया था। भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा कि हम निर्वाचन आयोग से अनुरोध करते हैं कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर उनके लगातार धोखाधड़ी, आधारहीन और अपमानजनक आचरण के लिए उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया जाए और इन दोनों के खिलाफ निषेधात्मक आदेश पारित किया जाए, अन्यथा यह चुनावी माहौल को खराब कर देगा और इससे सम्मानित व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए अपशब्दों, आपत्तिजनक भाषा का उपयोग और झूठी खबरों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार की कोशिशों के बावजूद प्याज और दालों की कीमतें नहीं आ रही है नीचे। जी हां दोस्तों, आने वाले हफ्तों में महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो सकती है। कोशिशों के बावजूद दिल्ली के खुदरा बाजार में प्याज और दालों की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। उधर दोस्तों बारिश अनियमित होने की वजह से महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई कम हुई है। देश में रबी फसलें 17 नवंबर 2023 तक पिछले साल के मुकाबले करीब 8.87 लाख हेक्टेयर कम इलाके में हो पाई। गेहूं और दलहन की फसलों की बुआई में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों सरकार की ओर से प्याज के दामों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए आम लोग कृषि भवन के बाहर एक कतार में खड़े हैं। उन्हें नेफेड की मोबाइल वैन से 25 रुपए प्रति किलो की रियायती रेट पर प्याज मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 92 अंक चढ़कर 66,023 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 28 अंक की बढ़त रही। आईटी और पावर शेयर्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 92 अंक चढ़कर 66,023 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 28 अंकों की बढ़त रही। यह 19,811 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों आज के कारोबार में मिड कैप चढ़कर और स्मॉल कैप इंडेक्स गिरकर बंद हुए, जबकि आईटी, पावर, ऑटो
शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। वहीं रियल्टी, बैंक, मेटल शेयरों में बिकवाली रही। वहीं दोस्तों आज डॉलर की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 83.32 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज बीपीसीएल, सिप्ला और बजाज ऑटो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और अडानी पोर्ट्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, सिविल एविएशन प्रोविजंस का पालन नहीं करने पर कार्यवाही। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने टाटा ग्रुप की एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने एयरलाइन पर यह जुर्माना यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने के लिए तय स्टैंडर्ड का पालन नहीं करने के कारण लगाया है। दोस्तों डीजीसीए ने बयान जारी कर कहा कि हमने मई और सितंबर में दिल्ली, कोची और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की यूनिट का इंस्पेक्शन किया, जिसमें पाया कि एयरलाइन सिविल एविएशन प्रोविजंस CAR का ठीक से पालन नहीं कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सपा 40 सीट जीत लेती है तो अखिलेश को पीएम बनाने की हैसियत में होगी, बोले रामगोपाल यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव सफई में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव योग्य होने के बावजूद विभिन्न कारणों से देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके। अब अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाकर उस सपने को पूरा करना है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि नेताजी मजबूत थे, सबके मन में नेताजी ही थे। हम लोग बहुत खुश होते अगर नेताजी प्रधानमंत्री बन जाते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी बोले राजेश पायलट की सजा उनके बेटे को दी, जिसने कांग्रेस के परिवार के खिलाफ बोला वो मरा समझो, राजस्थान में कभी गहलोत सरकार नहीं बनेगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राजस्थान के सागवाड़ा और कोटड़ी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि राजस्थान में अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि आपका कमल के अलावा किसी और को दिया गया वोट भी कांग्रेस की झोली में जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं वो उनकी योजनाओं के लिए खड़े हैं। पिछली बार भी पाप कर वो आपकी आंखों में धूल झोंक गए, इस बार नया नाम लेकर कर रहे हैं। कांग्रेस के परिवार के खिलाफ जिसने बोला उसकी राजनीति गड्ढे में गई। राजेश पायलट ने एक बार कहा था, अब उनकी सजा उनके बेटे को दी जा रही है। वहीं दोस्तों मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग होर्डिंग्स में दलित नेता खड़गे की फोटो नहीं लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने तीसरी बार जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की। ये पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंची। पहले ट्रायल में क्रैश हुई, दूसरी बार लॉन्चिंग फेल हुई थी। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को देश की पहली जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की और बुधवार को कहा कि यह ऑर्बिट तक पहुंच गई है। नॉर्थ कोरियाई स्पेस एजेंसी के मुताबिक मांगलियोंग 1 सैटेलाइट लॉन्चिंग के 12 मिनट बाद ही पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंच गई। सैटेलाइट को लॉन्च करने का यह तीसरा ट्रायल था जो नॉर्थ कोरिया के मुताबिक सक्सेसफुल रहा। पहला ट्रायल मई 2023 को हुआ था, तब यह सैटेलाइट क्रैश हो गई थी। दूसरा ट्रायल अगस्त 2023 में हुआ जो तकनीकी खराबी के कारण फेल हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले की सुनवाई शुरू, कल ही बड़ी न्यायिक हिरासत। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बुधवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने रावस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। अदालत में सीबीआई की ओर से दर्ज दिल्ली शराब नीति मामले में सुनवाई हो रही थी। मंगलवार को इसी कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। साथ ही जांच एजेंसी को 24 नवंबर तक आरोपियों के सभी दस्तावेज जमा करने को कहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के सीईओ का इस्तीफा। चांगपेंग झाओ को अमेरिकी कानून तोड़ने का दोषी पाया गया। रिचर्ड टैग नए सीईओ बने। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के फाउंडर और सीईओ चांगपेंग झाओ ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अमेरिकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून तोड़ने का दोषी पाया गया। क्रिप्टो एक्सचेंज 4.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उस पर लगाया गया है। झाओ अगले 3 साल तक कंपनी में कोई मैनेजमेंट पोजीशन भी नहीं संभाल सकेंगे। वहीं कंपनी में रीजनल मार्केट के ग्लोबल हेड रहे रिचर्ड टैंग को नया सीईओ बनाया गया है। जस्टिस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन सालों से कंपनी की जांच कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईटी डिपार्टमेंट ने पकड़ी 1000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी। 45 कंपनियों को भेजा नोटिस, अन्य की हो रही है जांचें। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने 10,000 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का खुलासा किया है। यह टैक्स चोरी 3 साल के दौरान ऑनलाइन रिटेल कंपनियों की ओर से की गई, जिसे लेकर आयकर विभाग ने 45 ब्रांडों को टैक्स नोटिस यानी कि आईटी डिपार्टमेंट टैक्स नोटिस भेजा है। ऑनलाइन रिटेल कंपनियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट की सेल किया करती है, लेकिन अपने इनकम की पूरी जानकारी
जानकारी नहीं देती है। साथ ही इन ब्रांडों ने टैक्स का भी पूरा भुगतान नहीं किया है। आयकर विभाग ने 45 ऑनलाइन रिटेल ब्रांडों को टैक्स नोटिस अक्टूबर से नवंबर के बीच में भेजा है। आयकर विभाग ने कहा कि इन 45 ब्रांडों के अलावा कुछ और भी शामिल है जिन्हें जल्द ही टैक्स नोटिस भेज दिया जाएगा। इन कंपनियों ने भी टैक्स का भुगतान नहीं किया है और न ही अपने इनकम टैक्स का खुलासा किया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस की शुरुआत सबसे पहले कौन से देश में हुई थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस की शुरुआत सबसे पहले कौन से देश में हुई थी तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।